चले, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आगे आप बीटेक में पूरा का पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है इन्वेंट्री पे, स्पेशली एक दो फॉर्मूला हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। उनको मैं यहाँ पे बता दूंगा, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टॉक कंट्रोल, ठीक है। कैसे हम स्टॉक का नियंत्रण करेंगे अपने भंडार में, ठीक है, इसकी बातों को समझेंगे और क्यों ये जरूरी है आज की इंडस्ट्रीज में, इसके बातों को भी समझेंगे। अब सुने, अगर पहले इन्वेंट्री क्या होती है इसके बारे में समझ लें कि इन्वेंट्री क्या होती है। कोई भी चीज, ठीक है, जो आपके इंडस्ट्री के अंदर आपके हाथ में है, ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे वस्तुओं में क्या आ सकता है, जो भी सामान, जैसे आपका रॉ मटेरियल, ठीक। रॉ मटेरियल के बाद सेमी फिनिश्ड गुड्स जो हैं, जो अभी पूरे के पूरे तरह परिवर्तित नहीं हो, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीजें इन्वेंट्री कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्टॉक कहलाता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, ठीक। कुछ चीजें आधी बनी हैं उनका स्टॉक होगा आपके स्टोर में, और स्टोर में पूरी तरीके से बना हुआ आपके प्रोडक्ट का भी स्टॉक होगा। अब बात करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाती हैं। अब ये देखना है कि इनका नियंत्रण क्यों जरूरी है। अभी नियंत्रण से आप ये ना समझे कि नियंत्रण का मतलब होता है शून्य स्टॉक रखना, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। अब क्या क्या घाटे हैं, मतलब अगर अत्यधिक हो जाए या फिर कम हो जाए स्टॉक, इसके घाटे के बारे में समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास इन्वेंट्री जो है वो बहुत अधिक है, ठीक। और आप जानते हैं कि इन्वेंट्री या स्टॉक पे क्या खर्च होता है? पैसा, धन व्यय होता है। चूंकि इतना सारा धन आपका क्या रहेगा, फंसा रहेगा स्टॉक के रूप में, जिसका इस्तेमाल और किसी वित्तीय काम में आप नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा बात है कि वित्तीय संकट आपके सामने खड़ा हो जाएगा, कहीं और पैसे की आवश्यकता होगी तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या हो करते हैं हम अपने स्टॉक का नियंत्रण करते हैं, ताकि इतना कम ना हो जाए स्टॉक, या फिर इतना अधिक ना हो जाए स्टॉक जिससे हमें क्या हो, वित्तीय हानि या उठाना पड़े। अब कम होगा तो भी दिक्कत है, अत्यधिक है तो भी। अत्यधिक का तो मैंने बता दिया, आपका पैसा फंस जाएगा। कम होगा तो क्या होगा, जब आपका स्टॉक या इन्वेंट्री लेवल काफी कम हो जाए, एक स्तर से कम हो जाता है, तो आपको प्रोडक्शन काम रोकना पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए रॉ मटेरियल मान लीजिए एक लेवल से कम हो गया, ठीक। तो आपको जितना बनाना था अपना प्रोडक्ट, उतना प्रोडक्ट आप बना पाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री लेवल या स्टॉक क्या है, कम है, तो आप बना नहीं पाएंगे, तो आपके काम को रोकना पड़ेगा। तो निर्विरोध अगर आपको अपने उत्पादन प्रक्रिया को चालू रखना है, ठीक है, और आपका कम से कम खर्चा हो, कम से कम आपका पैसा फंसे, इसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री नियंत्रण या स्टॉक नियंत्रण की बहुत मांग है आज की इंडस्ट्री में। और भंडारण में अगर इन्वेंट्री अधिक हो गई तो भी दिक्कत है, तो भी उसको सामानों को और सामानों को रखने में दिक्कत होता है। और भंडार में अगर इन्वेंट्री बहुत कम हो गई तो भी भंडार का खर्चा अधिक आएगा, ठीक है, क्योंकि भंडार खाली पड़ा रहेगा और उसको देख रेख में भी अधिक खर्च आएगा। तो भंडारण का, भंडार मैनेजमेंट का या भंडार प्रबंधन का, ये स्टोर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इन्वेंट्री या स्टॉक नियंत्रण। इसके बारे में हमें इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके। अब सुने, कुछ टर्म्स लिख देता हूं मैं।
कुछ टर्म्स लिख देता हूं, एक एक करके मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। पहला टर्म है मिनिमम स्टॉक और इन्वेंट्री। न्यूनतम स्टॉक किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है रीऑर्डर लेवल। तीसरा है मैक्सिमम स्टॉक। हमें इन्हीं तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। उससे पहले आप कुछ बातें और स्टॉक और इन्वेंट्री नियंत्रण के बारे में जान ले कि क्या क्या मुख्य कार्य इन्वेंट्री नियंत्रण में किए जाते हैं, ठीक है। तो सुने, इन्वेंट्री कंट्रोल में या स्टॉक नियंत्रण में सबसे पहले जो काम किया जाता है उसका कितना मिनिमम या कितना न्यूनतम स्टॉक किसी कंपनी में होगा, इसका निर्धारण इन्वेंट्री कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। दूसरा काम, कब आप रीऑर्डर करेंगे, मतलब आप पुनः सामान को मंगाएंगे किस समय, इसका भी निर्धारण जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आता है, इन्वेंट्री नियंत्रण में। अगला, कितना अ, कौन रीऑर्डर करेगा, ठीक है, और किस टाइम पे रीऑर्डर करना है, ठीक है, कितने क्वांटिटी में रीऑर्डर करना है, इसका भी काम इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करने वाला अधिकारी जो है, ठीक है, उसको बहुत सारा काम रहता है, ठीक है, ताकि वो कम से कम खर्चा करे। अब कुछ टर्म्स हैं इन्वेंट्री को समझने से पहले, ठीक है, जैसे मिनिमम स्टॉक और इन्वेंट्री की बात है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल है देखिए, और मैक्सिमम स्टॉक है दिख रहा है। ये तीनों एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूनतम स्टॉक क्या होता है इसको समझे। एक वो लेवल या वो स्तर किसका, इन्वेंट्री या स्टॉक का, जिससे क्या, जिसके कम होने पर, ठीक है, आपको वित्तीय घाटा होने लगे। वित्तीय घाटा कैसे होगा, आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने लगे, आपका जो प्रोडक्शन है वो उसमें प्रतिरोध हो जाए, उसमें रुकावट आए प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन अगर उससे ऊपर रखते हैं, मान लीजिए हमारा जो न्यूनतम मिनिमम स्टॉक लिखा हुआ, मिनिमम एक एक लेवल से अगर ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो खर्चा बढ़ जाए किसका, उस सामान को रखने का। तो मिनिमम स्टॉक और इन्वेंट्री वो लेवल ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री है जो आने वाले जितने भी तय समय है उसमें आपका काम चल जाए प्रोडक्शन का, और आपको ये पता रहे कि वो कब खत्म होगा, और ये भी इसके साथ साथ आपको ये पता रहे कि कितना रीऑर्डर आपको करना है, ठीक है, जिससे कम से कम नुकसान आपको हो। तो मिनिमम स्टॉक का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। अब किसी कंपनी में कितना मिनिमम स्टॉक होगा इसको देख लें।
जो मिनिमम स्टॉक और इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वीकली कंजप्शन कितना साप्ताहिक खपत कर रहे हैं इनटू प्रोक्योरमेंट टाइम। प्रोक्योरमेंट टाइम का मतलब होता है कितना समय लग रहा है उतनी स्तर को पाने में, या उतना समय लगने में, उतने को प्रोक्योर करने में, वापस पाने में कितना अधिक समय लग रहा है, प्लस इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा राशि या सेफ क्वांटिटी। तो किसी भी इंडस्ट्री में मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए? उसके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि अगले जितने भी दिन में आपका सामान आने वाला है उतने दिन तक की खपत के लिए आपके पास क्या सामान होना चाहिए, प्लस प्लस आपको अनसीन कंडीशन में अगर काम पड़ जाए तो उसके लिए जो क्वांटिटी आपने रखी है उतने का धन कर दे, तो उतना मिनिमम स्टॉक आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो मिनिमम स्टॉक क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 20 दिन का खाना है, प्लस 10 दिन का और खाना है, इन केस अगर 20 दिन में खाना ना आ पाया, तो आपके पास टोटल मिनिमम स्टॉक कितना का होना चाहिए? 30 का हमेशा होना चाहिए। फिर 20वें दिन अगर मान लीजिए आपका खाना वापस आ गया 20 दिन का, तो फिर आपके पास कितना मिनिमम स्टॉक हो जाएगा? फिर से 30 का। तो आपको बात समझ में आएगी, जो मिनिमम स्टॉक है वो खपत, टोटल आने वाले दिन में कितना खपत है उतना आपके पास होना चाहिए, और कुछ सुरक्षा के तौर पे अत्यधिक खपत अगर मान लीजिए बढ़ गए, या सामान नहीं मिला, या सामान में देरी हो गई, या जो सुरक्षा के भाव से आप रखते हैं उतना स्टॉक को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको मिनिमम स्टॉक मिल जाता है। इस फॉर्मूले पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब रीऑर्डर लेवल को देखते हैं, अगला जो टॉपिक है। रीऑर्डर लेवल। पुनर्आदेश स्तर कहा जाता है रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल क्या है? ये उतने स्टॉक का लेवल है जब आप क्या करेंगे, रीऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब कैसे आप कहेंगे सर आपको पता कैसे चलेगा कि यही स्तर होना चाहिए जिस पर आप पुनर्आदेश करेंगे, ये रीऑर्डरिंग करेंगे या सामान को वापस मंगाएंगे? मान लीजिए आपके पास कुल सामान है 30। कितना सामान है? 30। जिसमें से आपके पास कुल सामान है आपका, मान लीजिए आपका जो कुल सामान है वो है 40। कितना सामान है? 40। और आपका पर डे एक सामान इस्तेमाल होता है। कितना इस्तेमाल होता है? एक सामान। पर आप सुरक्षा राशि जो रखते हैं वो 10 सामान का रखते हैं। कितने सामान का? 10 सामान का, ठीक है। लेकिन आपको सामान मंगाने में कितने दिन का समय लगता है? 20 दिन का। कितने दिन का? 20 दिन का समय लगता है। मान लीजिए आपको सामान मंगाने में 20 दिन का टाइम लगता है, आपके पास 40 सामान है अभी। तो आपका रीऑर्डर पॉइंट कब आएगा या रीऑर्डर लेवल कब आएगा, इसको समझे। 20 दिन में कितना सामान आप खर्च कर लेंगे? तो हर दिन कितना सामान खर्च होता है? एक। तो 20 दिन में 20 सामान और प्लस 10 तो आपको रखना ही रहता है सुरक्षा के तौर पे, तो 30। क्या हो गया? 30। कितना सामान आया? 30। तो 40 से खर्च होते होते जब आपका सामान 30 पर आएगा तभी आप क्या करेंगे?
रीऑर्डर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका 20 दिन लगेगा, तो जब तक 10 तक आएगा तब तक आपका सामान 20, जो भी सामान आप ऑर्डर करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा, फिर से आपकी इन्वेंट्री भर जाएगी। ठीक है, तो पुनरादेश स्तर वो स्तर है जिस पर अगर हम ऑर्डर करें, ठीक है, तो जितने दिन का आपका समय लगना है ऑर्डर के सामान को आने में, और उतने दिन का खपत क्या हो, जब वो दिन आए खत्म होने पर, ठीक है, जो स्तर है वो खत्म होने पर आए, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सेफ स्टॉक बचा रहे, और जब वो आए तो पुनः आप उतने स्टॉक को प्राप्त कर ले, यही रीऑर्डर लेवल है। अगला जो पॉइंट है वो है मैक्सिमम स्टॉक। इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला है ये है मिनिमम स्टॉक प्लस बैच साइज। जो मैक्सिमम स्टॉक होता है वो कितना न्यूनतम स्टॉक रखना है, प्लस कितना आपका बैच का साइज है, मतलब कितना सामान आप रख सकते हैं। अब देखिए, देखिए अधिकतम मात्रा या फिर अधिकतम स्टॉक क्या कहलाता है? कोई स्टॉक है, ठीक है, अगर उससे ऊपर अगर आप रखने में असक्षम है या फिर आपको नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है? अधिकतम स्टॉक कहलाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूले पे ही जान जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके इस एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल पूछा जाता है, इसलिए इसको स्टार लगा दे रहा हूं मैं। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? जब रीऑर्डर पॉइंट आता है, ठीक है, तो हमें कितना स्टॉक का ऑर्डर करना है दोबारा, वो, ताकि आपका जो प्रोडक्शन में देरी हो वो भी ना हो, उसके अलावा आपके इन्वेंट्री में जो कॉस्ट लग रहा है या जो खर्च लग रहा है वो भी कम से कम रहे। तो वो क्वांटिटी जिसकी वजह से आपके इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो न्यूनतम रहे, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या रहे? न्यूनतम रहे, उसमें भी देरी ना हो, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो चार चीजों पर बेस्ड होती है, ठीक है। पहला होता है मिनिमम कॉस्ट पर पीस, ठीक है। दूसरा होता है मैक्सिमम प्रॉफिट पर पीस। उसके अलावा मैक्सिमम प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो। उसके अलावा होता है मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न पर यूनिट टाइम। ठीक है, इतनी चीजों पर बेस्ड होता है। अब लागत के बारे में आप जान लीजिए। किसी भी कंपनी में दो मुख्यतः लागत होते हैं। पहला जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट होता है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट किसे कहते हैं? खरीद का में जो लागत लगता है उसे मटेरियल कॉस्ट कहा जाता है। अब खरीद कॉस्ट में पदार्थ के लागत में कौन कौन सा, या मटेरियल कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आते हैं, मैं बता देता हूँ। जो भी श्रम और पदार्थ पर लगने वाली लागत है वो मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है
कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग और स्टोरिंग जो होता है वो भी मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। इंश्योरेंस कॉस्ट, टैक्स कॉस्ट, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप इंश्योरेंस करेंगे तो भी मटेरियल का कॉस्ट महंगा हो जाता है, उसमें टैक्स देते हैं तो भी मटेरियल का ही कॉस्ट में काउंट होता है, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट पे खरीदे हैं अपना मटेरियल, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी कॉस्ट किसके अंतर्गत आता है? मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। अगला जो है परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट। तो परचेजिंग मतलब खरीदारी में, ठीक है, क्रय आदेश एवं उत्पादन में लगने वाले लागत को क्या कहा जाता है? परचेज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी परचेजिंग मतलब क्रय खरीदने में जो पैसा लगेगा और प्रोडक्शन में उत्पादन में जो पैसा लगेगा वो परचेज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट के अंतर्गत। अब देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट में सेटअप कॉस्ट आता है। सेटअप का मतलब मशीन लगाएंगे तभी तो प्रोडक्शन करेंगे। अब हम लोग एक फिगर देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे क्या होता है कि जिस पर निकाला जाता है। ये ग्राफ समझिए, ये कॉस्ट का ग्राफ है, ये बैच साइज का ग्राफ है। ये लाइन आपके कॉस्ट को दिखाती है, लागत को दिखाती है। ये लाइन बैच के साइज को, कितना अधिक आप पैदावार कर रहे हैं, कितना पैदा कर रहे हैं, वो बैच साइज है, ठीक है। जो मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, वो जितना अधिक पैदावार करेंगे, जितना अधिक बैच साइज होगा, उतना अधिक उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, जितना अधिक पैदावार करते हैं उतना अधिक मटेरियल कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ए ऑफ ए। लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, वो कम होता चला जाएगा। जितना अत्यधिक उत्पादन करेंगे उतना वो कम होता चला जाता है। तो आपको पहले से पता है, किसी चीज को एक क्वांटिटी में, एक सिर्फ एक चीज बनाना, तो उसका कॉस्ट क्या आता है? बहुत अधिक। लेकिन उसको 100 के संख्या में, 1000 के संख्या में बनाना, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा? कम से कम आता है। तो ये वाली जो रेखा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट को दिखा रही है कि कैसे ये घटता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो टोटल कॉस्ट होगा, क्या इन्हीं दोनों का सम होगा? तो एक लाइन मिलेगी इन दोनों का, जो कुछ इस तरह, ये टोटल कॉस्ट है। कुल लागत जो है इन दोनों लाइन का क्या होगा? सम अप होगा। तो देखो इसी तरह कुछ आता है ये, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट कब कम है? कब कम है? जब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। आप देख रहे होंगे, जब टोटल कॉस्ट कब कम है, जब मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तभी देखिए आपका टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। तो उस पर जो साइज होता है, उस पे नीचे जाएंगे तो ये बैच साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस। तो उस जगह का जो बैच साइज होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ईओ क्यू से भी, ठीक है। इसको बोलते हैं ईओ क्यू, ठीक है। इसको ईओ क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, उसको आपको इस्तेमाल करना है। ईओ क्यू इज इक्वल टू, दिख रहा है, अंडर रूट 2, ठीक है,
आर एस बाई सी आई, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ईओक्यू में। अब आर एस क्या है, सी आई क्या है, मैं इधर लिखता हूं, देखें आर क्या है, दिख रहा है? हाँ, जो आर है वो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है। क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट। आर जो है आपको वार्षिक कितनी आवश्यकता है वो है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। एस जो है वो सेटअप कॉस्ट है, एस जो है वो यूनिट सेटअप कॉस्ट। मशीनों को सेट करने में जो इकाई लागत आएगी वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से, वो भी दिया रहेगा आपके सवाल में, ठीक है। सी जो है वो कॉस्ट पर पीस है, ठीक है, एक सामान खरीदने का पैसा है। क्या है? एक सामान खरीदने का पैसा। आई जो है वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, मतलब जो सामान रखने का खर्चा आएगा उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है अंडर 2 RS/CI। आर क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट है। एस क्या है? सेटअप कॉस्ट है, यूनिट सेटअप कॉस्ट है। सी क्या है? कॉस्ट पर पीस है। आई क्या है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। इस पे बहुत बार सवाल पूछा गया है ईओक्यू, तो आपका हो सकता है कि जो न्यूमेरिकल है ईओक्यू पे आ सकता है। ये सब दिए रहेंगे और पूछेगा ईओक्यू बता दीजिए, ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। ईओक्यू पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ईओक्यू को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है, हिंदी में जो इसका नाम है मित व्ययी आदेश मात्रा कहा जाता है। इसको मित व्ययी आदेश मात्रा कहेंगे। तो अगली क्लास में, अब ये इन्वेंट्री का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। अगला क्लास में आप लोग स्टोर में जो कंट्रोलिंग होती है उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, मतलब रिकॉर्ड रखने के क्या क्या फॉर्मेट है, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है स्टोर में। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि कितना सामान आपके स्टोर में है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। उसके बाद रिकॉर्डिंग टेक्निक के बाद एक होता है परचेजिंग, ठीक है, कैसे स्टोर के लोग परचेजिंग करते हैं, क्या तरीका है, ठीक है, क्यों किया जाता है, क्यों परचेजिंग का काम स्टोर डिपार्टमेंट का है, ठीक है, या कौन कौन से अथॉरिटीज हैं, क्या क्या अधिकार है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा।